Yes, so hello friends, welcome back to Tutelage Academy. And as captioned, we were discussing Coal India Limited 2017 question paper. And today I will be discussing the English aptitude section, and I will jump directly to that from now. So general English section is starting from here. इसके पहले के जो भी सेक्शन थे रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का, और वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एंड you will get the link in description. So let's start with question number 1 today. General English का question है and we will try to score the maximum at least 25 में 23 questions तो हमें at least correct करने ही हैं. ये हमारा एम रहेगा. और यहाँ अगर 25 में 25 अगर हमारे करेक्ट होते हैं तो उससे अच्छे तो कोई भी बात नहीं है, but at least we will go for more than 23 correct answers. Okay, so let's start. Question number 1. Select the antonym of the given word. तो इस वर्ड का एंटोनिम सेलेक्ट करना है. यहाँ पे आपको क्वेश्चन काफी अच्छे से पढ़ना होता है. एग्जामिनेशन में क्या होता है, प्रेशर से कुछ कभी गलत मार्क हो जाता है. तो एंटोनिम ऑपोजिट, इट इज आस्किंग फॉर ऑपोजिट. तो एलिगेंट का मतलब क्या होता है? एलिगेंट का मतलब होता है ग्रेसफुल और स्टाइलिश लुक. समवन कैन से यू दैट यू लुक एलिगेंट इन रेड और यू लुक एलिगेंट इन ब्लैक. तो वो सारा एक एलिगेंट और एक स्टाइलिश, एक ग्रेसफुल लुक के लिए वर्ड हमारा एलिगेंट. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? नेचुरल, नीट, ये सब तो नहीं होगा. इसका ऑपोजिट ऑब्वियसली एक ऑकवर्ड लुक होगा. टैक्टलेस का मतलब क्या होता है? टैक्टलेस मींस एनी पर्सन हु इज टैक्टलेस, तो हम कहेंगे दैट पर्सन इज इनसेंसिटिव, दैट पर्सन इज थॉटलेस, दैट पर्सन इज इनडेलिकेट, दैट पर्सन सेज और डू समथिंग without considering that what others are thinking. तो वो हो जाता है. वैसे लोगों को हम टैक्टलेस कहते हैं, जिनका जो बिना सोचे समझे कुछ काम करते हैं. तो ये सारा तो नहीं होगा. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑकवर्ड. ऑकवर्ड इज द परफेक्ट एंटोनिम फॉर एलिगेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस करेक्टली. कौन सा ऑप्शन इस सेंटेंस को करेक्ट कंप्लीट कर रहा है? द प्लान डैश इज क्वाइट साउंड बट आई डोंट लाइक द वे इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड. जो प्लान है वो तो काफी अच्छा है, बट मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है जिस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है. ठीक है, तो प्लान काफी अच्छा है. प्लान इज क्वाइट साउंड. तो यहाँ पे प्लान माई सेल्फ होगा, प्लान हिमसेल्फ होगा, प्लान वन सेल्फ होगा या प्लान इटसेल्फ होगा. तो यहाँ पे आप कोई थर्ड नॉन लिविंग थिंग को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि तो प्लान को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो प्लान इटसेल्फ इज क्वाइट साउंड होगा. माई सेल्फ, हिमसेल्फ, वन सेल्फ हम किसी पर्सन के लिए बोलेंगे, पर अगर हम प्लान के लिए बोल रहे हैं, हम प्लान के लिए अगर हम कोई वर्ड यूज कर रहे हैं तो दैट शुड बी इटसेल्फ, नॉट माई सेल्फ, हिमसेल्फ और वन सेल्फ. ये तीनों तो सूट नहीं करेगा. तो ऑब्वियसली हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 इटसेल्फ. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. फाइंड द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम. तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जितने भी ईडियम्स है, आपको ईडियम्स एक बार जरूर ही सारे ईडियम्स एक बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ईडियम्स के क्वेश्चंस हर साल आते हैं. तो वैल्यू एजुकेशन शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम. तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए. तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है? पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है कि किसी चीज का बहुत ही ज्यादा इंटीग्रल पार्ट, बेसिक एंड एसेंशियल पार्ट, कि उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं. दैट थिंग इज वेरी एसेंशियल. तो देखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए नहीं होगा बिकॉज एनीथिंग, सपोज anything can comprises of many parts. Suppose 5 parts, जिसमें one of the part can be important, one of the part can be less important. तो any part जिसको हम एक रैंकिंग कर रहे हैं कि कितना important है, any part can be important, less important, तो वो डिपेंड करता है. लेकिन essential part means इसके बिना काम चलेगा ही नहीं. that thing has to be present so that the things should function. ठीक है. essential का मतलब होता है इंटीग्रल पार्ट, बेसिक पार्ट, वेरी नेसेसरी पार्ट. इंपॉर्टेंट प्लस हम रैंक कर रहे हैं कि चलो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, और तो दैट थिंग इज डिफरेंट. तो यहाँ पे पार्ट एंड पार्सल का मीनिंग क्या हो जाएगा? एन एसेंशियल पार्ट. वैल्यू एजुकेशन शुड बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम में अगर वैल्यू एजुकेशन नहीं रहेगी तो दिस सिस्टम कैन नॉट फंक्शन. दिस सिस्टम बेसिक स्ट्रक्चर विल बी रूइंड. तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर एसेंशियल पार्ट होना चाहिए.
सिलेक्ट द वर्ड दैट इज स्पेल्ड इनकरेक्टली. कौन सा वर्ड का स्पेलिंग गलत है ये देखना है. इजी क्वेश्चन है. मॉनेटरी का स्पेलिंग सही है, ठीक है. इनकरेक्टली, फिर से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है. इनकरेक्टली मॉनेटरी का स्पेलिंग सही है. मोनेस्ट्री का स्पेलिंग भी सही है. मोनार्की का स्पेलिंग भी सही है. मोनार्की मतलब क्या होता है? मोनार्की मतलब कि कोई ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें कि रूलिंग किसी एक सिंगल पर्सन का हो, है ना, कोई सिंगल पर्सन रूल करे. तो और मोमेंटरी, मोमेंटरी का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, TARY होगा, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. सिलेक्ट द वर्ड दैट इज स्पेल्ड इनकरेक्टली. अभी कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है? फिनाले हम लोग देखते हैं टीवी में, इस फिनाले का करेक्ट है. फाइनली, फाइनली बिल्कुल सही है कि समथिंग इज चॉप्ड वेरी फाइनली, बहुत ही छोटा छोटा. फाइनली, फाइनली का स्पेलिंग क्या होता है? एट लास्ट, एट लास्ट समथिंग हैज बीन डन, फाइनली दिस वर्क इज डन. तो FINALLY होता है फाइनली, फाइनल. ये तो सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. Select the option that best expresses the meaning of the underlying phrase या group of words. His evidence has revealed the involvement of his neighbor in the crime. ठीक, तो उसके एविडेंस ने रिवील किया है कि उसका नेबर इन्वॉल्व था क्राइम में. तो ब्राउट अबाउट होगा, ब्रॉट राउंड होगा, ब्रॉट ऑफ होगा, ब्रॉट आउट होगा. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है. सारे ऑप्शंस को कंसीडर करते हैं. करेक्ट. तो ब्रॉट अबाउट मतलब क्या होता है? मतलब टू कॉज, टू टेक प्लेस, किसी चीज का रीजन बन जाना. जैसे कि करप्शन ब्रॉट अबाउट द डाउनफॉल ऑफ गवर्नमेंट, है ना. करप्शन ब्रॉट अबाउट द डाउनफॉल ऑफ गवर्नमेंट. तो इससे इसका मतलब होता है कि करप्शन कॉज्ड द डाउनफॉल ऑफ गवर्नमेंट. तो हम उस कॉज की टू कॉज को हम ब्रॉट अबाउट भी कह सकते हैं. करप्शन ब्रॉट अबाउट द डाउनफॉल. हम ऐसा लिख सकते हैं. ब्राउट राउंड मतलब क्या होता है? ब्राउट राउंड का ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड से बना है ब्राउट राउंड. ब्रिंग राउंड मतलब कि वापस से रिस्टोर कर देना, रिवाइव कर देना, परसुएट कर देना. जैसे कि दे वर नॉट अग्रीइंग विथ मी बट आई ब्रॉट देम अराउंड, है ना. तो मुझसे एग्री नहीं कर रहे थे बट मैंने उनको वापस उनका ओपिनियन चेंज कर दिया, है ना. तो टू ब्रॉट राउंड मतलब टू रिवाइव, टू परसुएट, टू ब्रिंग देम, टू रिस्टोर देम बैक, टू रिस्टोर देम बैक इज ब्रॉट ऑफ. ब्रॉट ऑफ मतलब क्या होता है? ये भी बहुत अच्छा फ्रेज है, बहुत अच्छा फ्रेज है. ये सारे फ्रेजेस का मीनिंग भी अगर आपको पता हो तो इट विल बी वेरी इजी टू स्कोर गुड मार्क्स. ब्रिंग ऑफ, ब्रिंग ऑफ से बना है ब्रॉट ऑफ. और ब्रॉट ऑफ मतलब होता है कि टू अचीव समथिंग, टू अचीव समथिंग. जैसे कि हो सकता है हम ऐसा कह सकते हैं कि द टास्क वाज वेरी डिफिकल्ट बट वी ब्रॉट इट ऑफ, बट वी ब्रॉट इट ऑफ. टास्क वाज वेरी डिफिकल्ट बट वी ब्रॉट इट ऑफ मतलब हमने टास्क काफी डिफिकल्ट था बट हमने उस टास्क को अचीव कर लिया, कंप्लीट कर लिया. टू अचीव समथिंग, दैट इज ब्रॉट ऑफ. ठीक है, सबको नोट डाउन करते जाइए. और ब्रॉट ऑफ मतलब क्या होता है? ब्रॉट आउट, हाँ, ब्रॉट आउट मतलब होता है कि टू रिवील, कुछ चीज को रिवील करना, जो कोई चीज छुपी हुई है उसको क्लियर करना. ठीक है. कुछ कुछ रिलीज करना, कुछ पब्लिश करना, कुछ हाइड आउट है तो उसको पब्लिश करना. तो दैट थिंग इज ब्रॉट आउट. तो हिज एविडेंस हैज रिवील्ड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिज नेबर इन द क्राइम. ये ब्रॉट आउट यहाँ पे परफेक्टली मैच हो जाता है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. Select the option that best expresses the meaning of the underlined phrase or group of words. ठीक, तो ये जो underlined word है इसका इसका हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है जिसका मीनिंग सेम हो. राइट. तो several house had to be demolished to congest the road. रोड में बहुत कंजेशन था इसलिए बहुत सारे हाउस को डिमोलिश कर दिया गया, बहुत सारे घरों को गिरा दिया गया, हटा दिया गया, तोड़ दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया. तो हमारे पास इसके लिए ऑप्शन है टेकन डाउन, ब्रोकन डाउन, पुट डाउन और पुल डाउन. ठीक है. टेकन डाउन का मतलब क्या होता है? टेकन डाउन का मतलब होता है टू रिमूव, टू रिमूव, तो किसी चीज को हटा देना, किसी चीज को सेपरेट कर देना. ठीक है. जैसे कि हम कहते हैं ना कि यस, टेक डाउन दी बर्थडे डेकोरेशन. हाँ, प्लीज टेक डाउन दी बर्थडे डेकोरेशन. बर्थडे का डेकोरेशन था उसे हटा दो. नाउ द बर्थडे इज ओवर, सो रिमूव दी बर्थडे डेकोरेशन. तो टेक डाउन दी बर्थडे डेकोरेशन, वी कैन से इट लाइक दैट. ब्रोकन डाउन मतलब, ब्रोकन डाउन मतलब कोई चीज जो कि टूट गई है, डैमेज हो गई है, वर्न आउट हो गई है. ठीक है. दैट
द ओल्ड मशीनरी इज नाउ ब्रेकिंग डाउन, हम ऐसा कह सकते हैं कि बार बार डैमेज हो जा रही है तो मशीनरी खराब होती जा रही है, तो दैट इज ब्रेकिंग डाउन। पुट डाउन मतलब कोई चीज को हट, कोई को रख देना, आई हैव पुट डाउन द पेपर, मतलब कि उस किसी चीज को छोड़ देना, हट चला, तो टू कीप इट डाउन, टू कीप समथिंग डाउन, पुट डाउन। और पुल्ड डाउन का सॉरी, पुल डाउन का मीनिंग होता है डिमोलिश करना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, डिसमेंटल करना, तोड़ देना, हटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, तो हम उसके लिए पुल्ड डाउन का यूज करते हैं। सेवरल हाउस हैड टू बी पुल्ड डाउन टू डिकॉन्जेस्ट द रोड। तो यहाँ पे अब हमें समझ में आ रहा है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड क्या हो जाएगा, पुल डाउन। देखिए टेकन डाउन से भी कंफ्यूजन हो सकता है, टेकन डाउन को भी कभी कभी सेंटेंस में ऐसा यूज किया जाता है कि किसी चीज को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बट एक्चुअली कभी कभी हम उसे डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस हम यूज करते हैं, बट टेकन डाउन का मोर इम्पोर्टेंट, मोर प्रोमिनेंट यूज है टू रिमूव, टू सेपरेट, इसीलिए ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, select the word that best expresses the meaning of the underlined word. If you abstain from unnecessary criticism you will be happier in life. Okay, तो abstain का मतलब क्या होता है, abstain का मतलब होता है to choose not to do, मुझे ये काम नहीं करना है, so I'm abstaining from smoking, मतलब I don't want to do smoking, I am not choosing not to do smoking. So if you abstain from unnecessary criticism, so if you avoid, right, if you avoid from unnecessary criticism, इसमें मीनिंग फाइंड आउट करना है, इसमें ऑपोजिट नहीं फाइंड आउट करना। अगर ऑपोजिट फाइंड आउट करना होता तो हम कहते क्या, इंडल्ज। एब्सटेन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इंडल्ज। इंडल्ज मतलब किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना, ठीक, और एब्सटेन मतलब उस चीज को अवॉइड करना। तो करेक्ट वर्ड इज पॉइंट नंबर 1, अवॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिफर डिनाई भी इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इफ यू डिनाई नहीं, हमें देखिए एब्सटेन का मीनिंग क्या होता है, टू चूज नॉट टू डू, तो टू चूज नॉट टू डू में डिफर आएगा, नहीं आएगा। डिनाई मतलब डायरेक्टली बिल्कुल मना करना, उसमें तो डिनाई मींस टू अपोज समथिंग, हमें अपोज नहीं करना है, हमें अवॉइड करना है, वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम दैट, वी आर नॉट अपोजिंग दैट बट वी आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट, दैट इज व्हाई डिनाई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, select the option that completes the sentence correctly. The last rays of the sun fading away when I reached home. देखिए पास्ट में है कि जब मैं घर पहुंचा, when he is now in home, ठीक है, तो when I reached home, जब मैं घर पहुंचा तब तक जो लास्ट रेज ऑफ द सन थी वो फेड अवे हो रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पास्ट से होगा, कुछ पास्ट जो भी वर्ब होगा वो पास्ट का होगा, आर और विल बी तो नहीं होगा। द लास्ट रेज ऑफ द सन या तो वॉज फेडिंग अवे या तो वर फेडिंग अवे, करेक्ट। आईएनजी है तो वॉज या वेर ही लगेगा। तो लास्ट रेज है तो यहाँ पे प्लूरल है तो वॉज नहीं होगा, वेर होगा। द लास्ट रेज ऑफ द सन वर फेडिंग अवे व्हेन आई रीच्ड होम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, करेक्ट ऑफिसर इज अ डिसग्रेस टू द होल डिपार्टमेंट। जो भी करप्ट ऑफिसर होता है वो पूरे डिपार्टमेंट के लिए एक डिसग्रेस के समान है। तो डिस्टर्बेंस के समान है, बिल्कुल नहीं। स्कैंडल, स्कैंडल को हम ऐसे नहीं यूज करेंगे, स्कैंडल कोई इवेंट होता है, राइट, कोई किसी बैड इवेंट को हम स्कैंडल कह सकते हैं। तो द करप्ट ऑफिसर इज अ शेम टू द होल डिपार्टमेंट, ये हमारा सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड होगा, राइट। नॉट डिस्गस्ट बट शेम, शेम होगा, शेम टू द होल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, select the antonym of the given word. क्वेश्चन नंबर 11 का एंटोनिम फाइंड आउट करना है, नॉट सिनोनिम बट एंटोनिम। तो फाइनाइट, तो कोई भी चीज फाइनाइट होती है तो उसका मतलब क्या हो गया कि फाइनाइट है मतलब इट हैज डायमेंशन, इट हैज लिमिट, है ना, उसका डायमेंशन होगा, उसका कुछ लिमिट होगा, और इसका हमें ऑपोजिट फाइंड आउट करना है। तो ऑपोजिट क्या डीप होगा, नहीं। ऑपोजिट क्या लिमिटेड होगा, नहीं। लिमिटेड हमारा सिनोनिम भले हो सकता है ना। ऑपोजिट क्या वाइड होगा, नहीं। ऑपोजिट क्या होगा, एंडलेस, जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, जो लिमिटलेस है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यू आर अनॉयड विथ मी, यू आर अनॉयड विथ मी, आरंट यू। दिस लाइक कोई भी ऐसा सेंटेंस आपको मिलता है जिसमें कि आपको नेक्स्ट पार्ट फाइंड आउट करना है, तो यू विल गो टू मार्केट विथ मी, तो जो भी वर्ब रहेगा वो वर्ब चूज करना है, वो वर्ब चूज करना है और उसका नेगेटिव पार्ट लिखना है। यू विल गो टू मार्केट विथ मी। वोंट यू,
will not you को हम won't you लिखेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे जो भी वर्ब होगा आपको उसे पिक करना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसे पिक करना है और उसका नेगेटिव लिखना है, उसका नेगेटिव पार्ट लिखना है, ठीक है। तो यही है इसका टेक्निक। तो यू आर अनॉयड विथ मी, आरंट यू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. He made some very pertinent comments. They would certainly help us revise the project. I think this question is already repeated in other competitive examination as well. ये काफी repeated question है. So he made some pertinent comments. Pertinent comments मतलब pertinent का meaning होता है relevant, appropriate, और आप कह सकते हो to the point. तो उसने कुछ टू द पॉइंट्स कमेंट किए जिसने की जिसने प्रोजेक्ट को रिवाइज करने में बहुत हेल्प किया. तो ही मेड सम रेलेवेंट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर पर्टिनेंट. पर्टिनेंट और रेलेवेंट जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम है, रिलेटेड नहीं होगा. द वर्ड यूज्ड एज सिनोनिम फॉर पर्टिनेंट इज रेलेवेंट. रेलेवेंट कह सकते हो आप, एप्रोप्रिएट कह सकते हो, ठीक है. रिलेटेड मतलब कुछ लिंक हो, बट ऐसा यहाँ पे लिंकिंग की बात नहीं है. यहाँ पे मोस्ट सुटेबल की बात है, तो वो रेलेवेंट होगा यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए. इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स और फ्रेजेस हैज बीन अंडरलाइंड. वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट. सिलेक्ट द इनकरेक्ट वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. इसमें कुछ चीजें, एक सेंटेंस है, कुछ चीजें अंडरलाइन की हुई है, तो कोई इनकरेक्ट है, उसको आपको चूज करना है. तो यू need to improve your voice control in case to win the singing competition. I hope ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन. I will zoom out. You need to improve your voice control in case to win the singing competition. तो आपको you need to improve your voice control in order to, right? In case नहीं होता है. In order to achieve something you need to work hard. In order to win the competition, you need to improve your voice control. तो यहाँ पर क्या होगा, you need to improve your voice control in case नहीं होगा, in order to. So that is why हमारा ये जो phrase है वो wrong है, right? This is incorrect. Next question number 15. In the following sentence, 4 words or phrases has been underlined. One of them is incorrect. Select the incorrect word. Same thing. यहाँ पे भी कुछ phrases underline किए हुए हैं जो कि जिसमें कि एक incorrect है, आपको चूज करना है. So the book is not only beautiful but yet is free from mistake. The book is not only beautifully printed yet is free from mistake. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, but is free from mistake, है. हम क्या कह सकते हैं ना कि the place is not only beautiful but is free from pollution, है ना. वो जगह बस सुंदर नहीं थी बल्कि pollution free भी थी. तो the book is not only beautiful yet is free from mistake नहीं होगा, यहाँ पे होगा but is free from mistake. The book is not only beautiful but is free from mistake. तो yet हमारा यहाँ पे appropriate नहीं है, हम यहाँ पे but का यूज करते हैं अगर सेंटेंस का फॉर्मेशन ऐसा हो तो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए. We do not accept any liability dash damage or loss, है ना. We do not accept any liability for damage, with damage, at damage, against damage. Obviously for damage यहाँ पे कि किसी डैमेज के लिए हम कोई लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते. तो किसी डैमेज के लिए, व्हाट इज द वर्ड फॉर के लिए, फॉर, राइट. तो वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी लाइबिलिटी फॉर एनी डैमेज, फॉर एनी लॉसेस, है ना, राइट. वी डू नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉस ऑफ योर लगेज. ऐसा भी लिखा हमने देखा होता है रेलवे स्टेशन पे या किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पे, राइट. तो द सेम थिंग इज देयर. वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी लाइबिलिटी फॉर एनी डैमेज और okay. Next. Question number 17. In the following sentence, 4 words or phrases has been underlined. One of them is incorrect. Select the incorrect word or phrase from the given option. ठीक, कुछ चीजें अंडरलाइन की हुई है and the same issue is there कि इसमें से कोई एक incorrect है जो आपको चूज करना है. His parents prohibited him against join the modeling career.
His parents prohibited him against joining the modeling career. तो देखिए prohibited के साथ जो वर्ड यूज होता है, prohibited के साथ जो हमारा कनेक्टिंग वर्ड यूज होता है वो होता है from, है ना. I prohibited him from smoking. I prohibited him from cheating in the examination, right? So his parents prohibited him from joining the modeling career. क्या होना चाहिए? From होना चाहिए, against नहीं होना चाहिए. देखिए prohibited भी एक नेगेटिव वर्ड है और against भी नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो इससे मीनिंग डिस्टॉर्ट हो जा रहा है, इससे मीनिंग क्लियर नहीं हो रही, इससे मीनिंग और भी ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जा रहा है. We use from with prohibited, तो प्लीज रिमेम्बर इट. और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Yes, against. Against is incorrectly placed here, right? Next question number 18. Select the word that is spelled incorrectly. कौन सा वर्ड की स्पेलिंग गलत है? इमरजेंसी सही है, एमर्ज सही है, एमिशन, एमिशन हमें देख के लग रहा है गलत है, EMISSION होता है एमिनेंस, एमिनेंस भी बिल्कुल सही है. ठीक है, एमिनेंस मतलब क्या होता है? किसी पर्सन की ग्लोरी, बिकॉज ऑफ her work in the field of literature, she received eminent awards, आप ऐसा कहते हैं, right? So eminence is what? Something which has glory. Okay. Question number 19. In the following sentence, 4 words or phrases has been underlined. One of them is incorrect. Select the incorrect word or phrase from the given option. The same question, same type of instruction is there. यहाँ पे भी कुछ words underline किए हुए और कुछ एक गलत है. So I think most of the problems could be overcome if we tried hard enough. Question देखिए, sentence को मैं एक बार फिर से लिख दे रही हूँ. I think most of the problems could be overcome if you are not able to view it, if we tried hard. और अंडरलाइन क्या हुआ है? I think most of the and could be overcome. तो देखिए इस सेंटेंस को अच्छे से ध्यान से देखिए, कौन सा फ्रेज गलत हो सकता है? I think most of the problems could be overcome. Past could be done, could be overcome होगा, overcome नहीं होगा, है ना. यहाँ पे could ऑलरेडी पास्ट में है, तो हमें लगता है, मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम ओवरकम हो सकती है, तो ओवरकम्ड नहीं होगा यहाँ पे. आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम कुड बी ओवरकम इफ वी ट्राइड हार्ड. अगर हम मेहनत करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम ओवरकम हो सकती है. यहाँ पे ओवरकम्ड की कोई जरूरत है ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है. इट शुड बी कुड बी ओवरकम. देखिए आई थिंक मोस्ट ऑफ द डाउट्स कैन बी रिजॉल्व, हम ऐसा कहते हैं तो वहां पर कैन है, इसलिए हम कैन बी रिजॉल्व यूज कर रहे हैं. यहाँ पर कुड भी लिखा है ऑलरेडी, तो दैट थिंग इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ. आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स कुड बी ओवरकम इफ वी ट्राइड हार्ड एनफ इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंटेंस है. सो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. इस वर्ड का एंटोनिम मतलब अपोजिट सेलेक्ट करना है. इनोसेंट का अपोजिट क्या होता है? वेरी इजी क्वेश्चन, गिल्टी ऑब्वियसली. ठीक है, पॉइंट नंबर 1, एवरीवन कैन डू इट. चाइल्ड लाइक नहीं. नाइव मतलब क्या होता है? नाइव मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि किसी सिचुएशन को फेस करने के लिए काफी नया है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम उसे नाइव कहते हैं. अनफैमिलियर ये भी नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 21 to 25 we have this comprehension passage. So not a big comprehension passage, it's a small one only. हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले we will just look at the question number 1. Question number 1 है क्या? तो question number 1 में बोला जा रहा है कि Singapore is held as an example for water management to match the strategies. सिंगापुर के water management strategies के बारे में बात की जा रही है. And then we will move back to the passage. ठीक है, तो पैसेज को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से पैराग्राफ है और हर पैराग्राफ में क्या क्या बातें की जा रही है, तो वो हम एक ओवरऑल थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे. वी विल हैव अ ग्लैंस ऑन इट. तो यहाँ पे फ्रेश वाटर सप्लाईज की बात की जा रही है, और इफ यू मूव डाउन तो हमें सिंगापुर के लिए ये पैराग्राफ मिल रहा है. वी आर गेटिंग दिस पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ फॉर सिंगापुर.
एंड आई थिंक इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो देखते हैं. सिंगापुर इज हेल्ड एज एन एग्जाम्पल फॉर वाटर मैनेजमेंट. मैच द स्ट्रेटेजीज विद द एक्चुअल प्रैक्टिस. तो सिंगापुर का देखिए. फॉर सिंगापुर हैज द हाईएस्ट वाटर स्ट्रेस रैंकिंग. The country is densely populated and has no freshwater lakes or aquifers, and its demand for water far exceeds its naturally occurring supply. सिंगापुर में क्या है? सिंगापुर में कोई भी फ्रेश वाटर लेक नहीं, और सिंगापुर की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है, ठीक. और उसका इसीलिए पानी का जो डिमांड है वो नेचुरली जैसे पानी ऑकर होती है उससे काफी ज्यादा डिमांड. लेकिन येट मतलब Yet the country is consistently held up as an exceptional water manager. लेकिन सिंगापुर अपने वाटर डिमांड को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है. क्यों? क्योंकि सिंगापुर इन्वेस्ट करता है टेक्नोलॉजी में, इंटरनेशनल एग्रीमेंट में और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट में. Allowing it to meet its fresh water needs, advanced rainwater capture system contribute 20% of Singapore water supply. Okay? 40% इसका इम्पोर्ट होता है मलेशिया से. ग्रे वाटर रीयूज, ये एक टेक्निकल वर्ड है. ग्रे वाटर को वो लोग रीयूज करते हैं 30%, और डिसैलिनेशन प्रोड्यूसेस द रिमेनिंग 10% ऑफ वाटर सप्लाई टू मीट द कंट्री टोटल डिमांड. ओके, दीज फॉरवर्ड थिंकिंग एंड इनोवेटिव मैनेजमेंट प्लान्स, सिंगापुर का ये फॉरवर्ड थिंकिंग और इनोवेटिव मैनेजमेंट प्लान है, वो वाटर सप्लाई को स्टेबल बनाता है. करेक्ट. अब क्वेश्चन पे जम करते हैं. कौन कौन से स्ट्रेटेजीज हैं? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंपोर्ट फ्रॉम मलेशिया, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, रेन वाटर कैप्चर, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, डिसैलिनेशन एंड ग्रे वाटर यूज. ठीक है. तो इंपोर्ट फ्रॉम मलेशिया, मलेशिया से इंपोर्ट हो रहा है, तो ये स्ट्रेटेजी हमें क्लियरली समझ में आ रही है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है तभी तो मलेशिया से पानी इंपोर्ट हो रहा है, राइट. उसके बाद है एक किसी भी कंट्री का रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट होगा तो वो रेन वाटर कैप्चर ही करेगा, रेन वाटर कैप्चर ही करेगा. देखिए यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखा है, बट यू हैव टू थिंक लिटिल बिट एंड यू हैव टू मैच द स्ट्रेटेजीज देन. ठीक है. देखिए साथ में यहाँ लिखा है कि सिंगापुर इन्वेस्ट हेवीली इन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट. ओके, और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेटेजीज है, यू हैव टू मैच दी स्ट्रेटेजीज. इंटरनेशनल एग्रीमेंट विल मैच विद इंपोर्ट फ्रॉम मलेशिया. टेक्नोलॉजी का यूज करके ही डिसैलिनेशन एंड ग्रे वाटर यूज किया जाता है. तो ए का हो जाएगा 3. एंड देन रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट कहीं भी हम करेंगे तो हम रेन वाटर कैप्चर करेंगे. रेन वाटर को कैप्चर करना, हार्नेस करना इज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट. तो यहाँ से हमें स्ट्रेटेजीज फाइंड आउट करनी है एंड वी विल मैच दिस ऑप्शन एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी पॉइंट नंबर 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. इन मेनी कंट्रीज स्टेबल वाटर सप्लाई इज डिफिकल्ट बिकॉज. बहुत सारी कंट्री में वाटर सप्लाई काफी मुश्किल हो गया है. क्यों? वी विल गो बैक टू द पैसेज. इसे पढ़ते हैं. Providing stable freshwater supply is a priority for every country in the world. Yet stable supplies are increasingly hard to come in by many countries as water-related risk increase. हमें यहीं पे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि फ्रेश वाटर सप्लाई हर कंट्री के लिए एक प्रायोरिटी है, ठीक. लेकिन फ्रेश वाटर सप्लाई बहुत मुश्किल होता जा रहा है काफी सारी कंट्री के लिए. क्यों? क्योंकि वाटर रिलेटेड रिस्क इंक्रीज हो रहे हैं. We have got the answer here. Okay, अब यहाँ पे देखते हैं. Question is कि स्टेबल वाटर सप्लाई बहुत सारी कंट्रीज के लिए मुश्किल हो रहा है. क्यों? क्योंकि वाटर रिलेटेड रिस्क इंक्रीज हो रहा है. The same option which we saw in the passage. तो ये पॉइंट नंबर 3 है. Providing fresh water is priority for them. ये होगा क्या? ऐसा हमने पैसेज में नहीं देखा. They have a high baseline water stress level. वाटर स्ट्रेस लेवल की बात आगे के पैसेजेस में की गई है, आगे के पैराग्राफ में की गई है, बट यहाँ पे सिंपली लिखा है कि वाटर रिलेटेड रिस्क इंक्रीज हो जाता है और एग्जाम्पल भी दिया है कि वाटर रिलेटेड रिस्क कैसे इंक्रीज हो रहा है. जैसे कि रिसेंट ड्रॉट थ्रेटन्ड जीडीपी ग्रोथ इन यूनाइटेड स्टेट्स, मॉनसून फ्लड किल्ड 100 एंड डिस्प्लेस्ड थाउजेंड्स इन इंडिया ना. जिस तरीके से वाटर से कितना रिस्क बढ़ता जा रहा है वो सारा कुछ का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर. तो हमारा आंसर बिना किसी डाउट के पॉइंट नंबर 3 ही होगा. देयर इज एन इंक्रीज कंपटीशन फॉर वाटर. ये बस आपको डेविएट करने के लिए ये सारी चीजें दी हुई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ठीक है. सो वी विल जस्ट रीड ऑल ऑफ द स्टेटमेंट और उसके बाद वी विल गो बैक टू द प्रैक्टिस. In highly water-stressed countries, more than 80% water is used by agriculture, domestic and industrial uses. ठीक है. स्ट्रेस्ड कंट्रीज होती हैं तो 80% से ज्यादा पानी एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक और इंडस्ट्री में यूज हो रहा है.
Forward thinking and innovative management plans can provide for a stable water supply for a country. The same point is written here. और उसके बाद क्या है? Extremely high levels of baseline water stress means that a country will fall victim to scarcity. तो हमें ध्यान आ रहा है कि ये पैराग्राफ हमने ऑलरेडी सिंगापुर वाले पैराग्राफ में देखा था. फॉरवर्ड थिंकिंग एंड इनोवेटिव मैनेजमेंट प्लान्स प्रोवाइड अ स्टेबल वाटर सप्लाई, है ना. तो ये दोनों तो सही स्टेटमेंट है, ये दोनों सही स्टेटमेंट है, रिपीटेड स्टेटमेंट है. और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बचा पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 4. तो उसके लिए वी विल गो बैक टू द पैसेज. और जब आप पैसेज पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको ये सेंटेंस मिलेगा कि more than 80% of water available is withdrawn annually by agricultural, domestic and industrial users, leaving business, farms and communities vulnerable to scarcity. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 80% से ज्यादा पानी एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक और इंडस्ट्री में यूज हो जाता है. तो इससे हमें पॉइंट मिल रहा है कि पॉइंट नंबर 1 इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. और उसके बाद पॉइंट नंबर 4 देखते हैं. हाई लेवल ऑफ बेसलाइन वाटर स्ट्रेस मीन्स कंट्री विल फॉल विक्टिम टू स्कैरसिटी. तो हम एक बार चेक कर लेंगे. यहाँ पर देखिए इन दिस पैराग्राफ, अगर आप पूरा पैराग्राफ एक बार आपको भी पढ़ना पड़ेगा तो आप देखेंगे कि एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ बेसलाइन वाटर स्ट्रेस फॉर एग्जांपल डोंट नेसेसरीली मीन्स दैट अ कंट्री विल फॉल विक्टिम टू स्कैरसिटी. ठीक है. देखिए इस पैराग्राफ में यही बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर वाटर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मतलब कि पानी की कमी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री will fall victim to scarcity. इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर किसी कंट्री में वाटर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंट्री में पानी की कमी हो जाएगी. आपको क्या करना है? आपको स्ट्रैटेजीज, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज को यूज करना है ताकि आप पानी को ज्यादा से ज्यादा बचा सके, जैसा कि सिंगापुर कर रहा है. तो दिस इज व्हाट दिस पैराग्राफ इज ट्राइंग टू से. तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. It does not mean that a country will fall victim to scarcity. ठीक है. करेक्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. In water stressed countries, which of the following consume more water according to PASES? Water stressed मतलब वो सारी कंट्रीज होंगी जहाँ पे पानी की कमी है. तो पानी सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है? इंडस्ट्री में, कम्युनिटीज में, बिजनेस में या फार्म्स में? तो हमने देखा था अभी कि 80% ऑफ वाटर यूज होता है एग्रीकल्चर में, डोमेस्टिक यूज में और इंडस्ट्रियल यूज में. तो 80% ऑफ वाटर इज यूज्ड इन दीस थ्री थिंग्स. तो कौन कौन सी चीजें थी? इंडस्ट्री, डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर. तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स सबसे ज्यादा पानी कंज्यूम कर रहे थे और यहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में दिया है, कम्युनिटीज, बिजनेस, फार्म्स. तो ये तीनों तो आएगा ही नहीं जो कि ज्यादा पानी यूज करते हैं. सबसे ज्यादा पानी हमारा इंडस्ट्री यूज करता है. अगर यहाँ पर डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर भी रहता तो हमें कंफ्यूजन होता, बट यहाँ पे डोमेस्टिक यूज की बात ही नहीं है, एग्रीकल्चर की बात ही नहीं है, तो क्लियरली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंडस्ट्री. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 25. The main purpose of the passage is to, passage का main purpose क्या है? Show that extreme high water stress can be managed. Report the baseline water stress study on 180 countries. Warn the water stressed countries to take necessary steps to manage water scarcity. Stress why it is important to analyze water risk at the country level. देखिए, तो ये पैसेज जब आप पढ़ेंगे, तो इस पैसेज का जस्ट ये है कि वाटर का रिस्क अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है. ठीक है. बहुत सारी और एक रिपोर्ट है 180 नेशंस का, जिसमें कि 36 कंट्रीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ बेसलाइन वाटर स्ट्रेस फेस कर रही हैं. और इसका मतलब ये है, और इससे क्या है कि एक तरह का वार्न किया जा रहा है कि आपको ऐसे प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करने हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करनी है जिससे कि पानी को ज्यादा से ज्यादा रीयूज किया जा सके और उसका वेस्टेज कम से कम. ठीक है. तो एक तरीके से यहाँ पे ये जो रिस्क बताया गया है, रिपोर्ट बताया गया है, वार्निंग दी गई है, और उसके बाद सिंगापुर कैसे अपने सिंगापुर का जो वाटर मैनेजमेंट टेक्निक है उसके बारे में भी बताया गया. तो दिस इज व्हाट इज द जस्ट ऑफ पैसेज. तो अगर हम
फिर से ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 मोस्ट अप्रोप्रिएट है। वी हैव टू the main purpose of passage is to warn the water stressed countries to take necessary steps, कि आप ऐसा ऐसा necessary steps लीजिए ताकि जो पानी की कमी है, जो वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज है, वो एफिशिएंटली हम इम्प्लीमेंट कर सकें ताकि फ्यूचर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो शो दैट एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड। ओके, रिपोर्ट जो ये एक तरह का पर्पस था, बट दिस वाज नॉट द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज। ये रिपोर्ट के बारे में बस पैसेज में बताया गया था, बट ये इसका मेन पर्पस नहीं था। ये बस इसमें पैसेज में स्टेट किया गया था। पैसेज में ये स्टेट किया गया था कि देखो ऐसा रिपोर्ट है, लेकिन पैसेज का मेन रीजन क्या है, मेन पर्पस क्या है, हमें वार्न किया जा रहा है। पैसेज पढ़ने के बाद आप क्या फील करते हो? आप ये फील करते हो कि अब इट्स हाई टाइम दैट वी डू वाटर, वी इम्प्लीमेंट वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। या राइट? तो यही है मेन पर्पस कि पैसेज पढ़ने के बाद आप क्या फील करते हो। एंड स्ट्रेस व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू एनालाइज वाटर रिस्क एट द कंट्री लेवल। ये एक तरह का फंक्शन है जो हमें करना है, बट दिस इज नॉट द मेन पर्पस। This is the work which we have to do. This is important that we analyze water risk, but this is not the main purpose. Main purpose is to generate that need that water has to be managed. So point number 3 हो जाएगा हमारा। So that's it for today, friends. I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड यस, ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम, जैसा कि मैंने सब कहा 23, 24, 25 आप चूज कीजिए कि आपको कितना लाना है। एंड ऑब्वियसली यू कैन स्कोर 25 out of 25 in this English paper as well, right? So aim for that. So with this I'll be ending the session now, and thank you all for your time.